आज हमारे साथ स्टूडियो में अनूप जलोटा जी हमारे साथ। राम रतन धन पायो। पाकिस्तान लो, कंट्रोवर्शियल चीजें डालो और उसके बारे में बात करो तो लोगों को लगता है कि फिल्में चल जाएंगी। फिल्में चली है इसका। जिन लोगों की लेगेसी बन जाती है वो उसको पकड़े रहते हैं। आपने ना लगातार एक्सपेरिमेंट किया। पहली चीज तो ये है कि मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। ये सारे मेरे शौक हैं और मैं डरता नहीं हूँ कि इससे मेरी छवि खराब हो। क्या आपको लगता है कि कला को सरहदों में बांटा जा सकता है? पाकिस्तान के आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, पैसे कमाते हैं, खूब नाम करते हैं, वापस जाते हैं। क्या उनका फर्ज ये बनता कि वो सरकार को कहें अपनी कि भाई वहां पर आप ऐसा अत्याचार करें? तो 2017 में आपने कहा था आप नहीं जाएंगे, फिर आप गए पाकिस्तान, तो लोग बोलते हैं आप अपनी ही बात से मुकर्रर हैं। नहीं, हम एक बार गए थे, हिंदुओं ने प्रोग्राम रखा। आपने लता जी के साथ स्टेज शोज भी किए, गाने भी गाए। चुटकुले बहुत सुनाती थी। जाने के 3 महीने पहले तक उनके व्हाट्सएप मुझे आते रहते थे। आप ये भी कहते थे कि आपको बहुत जल्दी ख्याति मिल गई। मैं और अच्छा गाता अगर मैं और सीख लेता। हाय, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं और आदर्श जैन जी हैं हमारे साथ। दोनों की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है भारत देश है मेरा। अनूप जी उसमें लीड रोल में हैं और आदर्श जी फिल्म के डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? बड़े आनंद में है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दिल्ली आए और बारिश हो गई, बारिश का आनंद। मुंबई में भी तो ऐसे लगातार बारिश हो वहाँ भी चल रही है लेकिन इतनी ज्यादा हुई नहीं अभी तक। और दिल्ली में आज देखी, आज तो अच्छी हो रही थी। अच्छी बारिश हो रही है, करेक्ट। मैं आपसे शुरू करूंगी आदर्श जी, फिल्म के बारे में सबसे पहले बताइए क्या है ये फिल्म, और जब आप ये कथा लिख रहे थे, इस पटकथा पर काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या थॉट आया आपके दिमाग में कि आपको लगा कि ये कहानी कही जानी चाहिए? देखिए, कश्मीर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, पर क्या कोई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में जानता है? बहुत कम लोग। वहाँ के लोग जो पाकिस्तान ने जिन्हें कब्जे में करके रखा हुआ है, जो भारत के अंग थे और आज भी अपने आप को भारतीय ही मानते हैं वहाँ के लोग, उनके ऊपर मैंने ये पूरी की पूरी कहानी बनाई। और वो कह रहे हैं कि भारत देश है मेरा, आप हमें अपने भारत में मिला लो, पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाओ। ये कहानी का बेस है। आपके पास जब आदर्श जी ये कहानी लेकर के पहुंचे और आपने जब इस कहानी के लिए हाँ कहा होगा, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आया? क्यों लगा आपको कि ये कहानी कही जानी चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मुझे बुलाया था गाना गाने। अच्छा। कि फिल्म बना रहा हूँ, एक आप गाना गा दीजिए उसमें, इसी फिल्म में? इसी फिल्म। तो मैं पहुंचा, मैंने गाना गाया तो इनको वो गाना बहुत अच्छा लगा। तो कहने लगे कि आपके ऊपर पिक्चराइज कर लेते हैं। मैंने कहा कर लो। तो मौलाना बनाना पड़ेगा। मैंने कहा बना लीजिए, दाढ़ी वाड़ी लगा के। इन्होंने पिक्चराइज किया। वो जो तस्वीर थी वो वायरल हो गई। यस, कन्वर्जन कर लिया आपने, धर्म हाँ कि बदल भाई लिया। ये हो गया, बड़े बड़े उसके किस्से बन गए। तो इन्होंने कहा अब आप इसमें हीरो बन जाओ, आप पूरी फिल्म करो। तो इस तरह से मुझे इस फिल्म का इन्होंने हीरो बना दिया। पूरी फिल्म मेरे ऊपर ही बेस करती है। लेकिन कितनी अच्छी बात है इस टाइटल में, जरा सोचिए। भारत देश है मेरा, ये हम बोले आप बोले, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हम लोग तो हैं ही है भारत के। लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है, उस कश्मीर में रहने वाले लोग कह रहे हैं भारत देश है मेरा। इट्स वेरी 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 पॉजिटिव। बहुत अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ देता है कि उन लोगों के अंदर ये फीलिंग है कि भारत देश है मेरा, हमको तुम लोग मिला लो अपने अंदर, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये इस कहानी की खास चीज़ है। तो आपने किरदार की तैयारी कैसे की? देखिए, आप तो दिमाग सेट करके गए थे कि आपको एक गाना गाना है और वापस आ जाना है। फिर जब आपको फिल्म का लीड हीरो बना दिया गया, तो फिर आपने वो उस किरदार के नुआंसेस पकड़ना कि किस तरीके से बिहेव करते हैं लोग नमाज पढ़ने को लेकर के, या उनकी जो भी दैनिक दिनचर्या होती है उसको लेकर के। आपने वो क्या किसी दोस्त से मदद ली? कैसे उस किरदार में घुसे आप? नहीं, मैंने इनसे कहा पहले कहानी तो सुनाओ। अच्छा। गाना तक तो हो गया, कहानी सुनाओ। अब इन्होंने कहानी शुरू की सुनाना। तो मैंने कहा यार ये तो आसान तो नहीं है। पूरी उसकी लैंग्वेज, उसका प्रेजेंटेशन, मौलवी कैसे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, सारा कुछ उसमें था। तो धीरे धीरे उसका ज्ञान इनको काफी पता है। अच्छा। इस बारे में काफी जानते हैं वो कल्चर। तो इन्होंने जब चीजें मुझे बताई तो मैंने कहा हो जाएगा। और करते करते के फिल्म हो भी गई, तैयार है रिलीज के लिए। 21 अगस्त को रिलीज। बिल्कुल बिल्कुल। आप
आपने जब ये कहानी लिखी, इसका बेस क्या है कहानी का? और दूसरा, आपने जो ट्रेलर है उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि कश्मीर फाइल के बाद सबसे कंट्रोवर्शियल और सच दिखाने वाली फिल्म। तो कश्मीर फाइल के समकक्ष या उसके पैरेलल रखने का थॉट क्यों आया कि आप उस फिल्म को एक... देखिए, ये फिल्म जो है कश्मीर की तो बात सब सारी दुनिया करती है। कश्मीर फाइल में भी हिंदुस्तान के कश्मीर की बात है कि वहां पर कैसे पंडितों को बाहर निकाला गया और किस तरह से। पर क्या किसी ने सोचा कि जो पाकिस्तान में कश्मीरी पंडित थे, अभी भी हैं, वो कैसे रह रहे हैं? इनके जो किरदार है उसका नाम है मोहम्मद शफी पंडित। आप कोई सोच सकता है हिंदुस्तान में अगर नहीं जानकारी हो कि किसी मौलवी के साथ में पंडित जुड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। पर ये फैक्ट है। वहाँ के लोगों ने जब कन्वर्सन किया 500-700 साल पहले, इस्लाम धर्म अपनाया, ठीक है, पर उन्होंने अपना टाइटल नहीं बदला। अभी भी वहाँ पर मोहम्मद शफी पंडित हैं, अभी भी वहाँ पर मकबूल भट्ट हैं। भट्ट भी तो एक ब्राह्मण का ही था ना नाम, तो उनके टाइटल्स ऐसे ही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और मैंने इस पे ही वर्क किया। और जब वहाँ गहराई से मैंने सोचना शुरू किया तो वहाँ बहुत तकलीफ है। वहाँ सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। न खाना है, न पीना है, न पानी है, न बिजली नहीं है। ऊपर से वहाँ पर पाक मिलिट्री का अत्याचार बहुत ज्यादा है। ये मैंने इस फिल्म में दिखाया। तो इसका बेस क्या था? कहानी के फैक्ट्स कहाँ से इकट्ठे किए आपने? कहानी के फैक्ट्स तो मैंने सब जानकारी ली, वहाँ के लोगों से मिला। कश्मीर में 2 महीने रहा। वहाँ के कश्मीर के लोगों के रिलेटिव्स उस पार्ट दरिया के उस तरफ वो कश्मीर है, दरिया के इस तरफ ये कश्मीर है, तो उनके रिलेटिव तो अभी भी वहाँ हैं। तो उनसे उनका दुख दर्द जाना, और मुझे कम से कम 2 साल लगा इसके बारे में सोचने में। तो फिर मैंने स्क्रिप्ट का रूप दिया, और जब अनूप जी मिले तो मुझे लगा मेरा काम आसान हो गया, अब ये फिल्म बन जाएगी। पंडित मिल गया। राइट। मुझे ट्रेलर में कोई भी नॉन मुस्लिम कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया, तो क्या ये पूरी कहानी वहाँ की? वहाँ 1% भी हिंदू नहीं है, वहाँ तो सारे मुस्लिम ही हैं। तो उन्हीं की कहानी कहूँगा ना। वहाँ मैंने सटीक जो वहाँ हो रहा है वही दिखाया है। मैंने मई जून में पिक्चर्स किए थे कुछ सीन, जिसपे मैंने ये दिखाया था कि कैसे मिलिट्री वहाँ पर वहाँ के लोगों की हत्या कर रही है। और अभी 15-20 दिन पहले वही सीन दोहराया गया। सबको पता है कि वो हुआ। तो मेरा विजन था और वो हो रहा था। मुझे एहसास हुआ, मैंने पिक्चर में डाला, पर वो वास्तविक घटना बन चुकी। सर, आजकल ना बहुत सारे लोगों का ये मानना है, लोग कहने लगे हैं कि फिल्मों को हिट बनाने का या फिल्मों के बारे में बात हो, इसके लिए फिल्म मेकर्स ने एक फॉर्मूला खोज निकाला है। मैं दोनों से ही जवाब जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान लो, कंट्रोवर्शियल चीजें डालो और उसके बारे में बात करो, तो लोगों को लगता है कि फिल्में चल जाएंगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? फिल्में चली हैं इस पर, तो लोगों को पता है कि चलती हैं, तो अगर उसमें थोड़ी सी नवीनता डाल दो, वही सब सब्जेक्ट रखो, तो फिल्म चलती है। अगर हम कश्मीर के ऊपर फिल्म बनाएं तो डेफिनेटली चलेगी। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है, ये वो कश्मीर है जिसकी लोग बात ही नहीं करते। ये तो पूरा नया है, स्क्रिप्ट भी नई है, सोच नई है, जिसके बारे में आज तक किसी ने कुछ लिखा नहीं, बोला नहीं, कोई टीवी पे इसका प्रोग्राम नहीं आता, तो उस पे लिखा गया है, उस पे फिल्म बनी है, तो नवीनता है, 100% नवीनता है इसमें। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि ये पूरी सोच नहीं है। वहाँ के लोगों का दुख दर्द, वो कैसे लोगों को पता चले, ये जानकारी लोगों को देने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई। और उन हर बंदे जो वहाँ रहते हैं वो चीख के आज कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाओ, भारत में मिलाओ। यही मेरा सब्जेक्ट। आपकी ना छवि है, मतलब हम सब आपको भजन सम्राट के रूप में जानते हैं। जो लेगेसी आपने इतने समय में क्रिएट की है, जिन लोगों की लेगेसी बन जाती है वो उसको पकड़े रहते हैं, वो उस लेगेसी से जरा सा भी इधर उधर नहीं हिलना चाहते। उन्हें लगता है कि ये हमने इतने समय में क्रिएट किया। लेकिन आपने ना लगातार एक्सपेरिमेंट किया, चाहे बिग बॉस हो, फिर चाहे फिल्मों में काम करना हो या डांस रियलिटी शो हो। तो क्या आप कुछ नया करते रहना चाहते हैं? क्या आप उस लेगेसी को तोड़ने की या उससे इतर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है आपकी प्लानिंग? पहली चीज तो ये है कि मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। जो इनसिक्योर होते हैं वो दूसरी चीजें ट्राई नहीं करते। जैसे किसी की अगर मिठाई की दुकान है तो वो कहता है अचार की नहीं खोलो, यही मिठाई बेचते रहो, लोग यही सुनते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, इंसान के अंदर अगर कोई और भी प्रतिभा है
तो उस प्रतिभा को वो सामने लाए बिना ये डरे हुए कि लोग क्या कहेंगे। न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं ये सोचने में कि लोग क्या कहेंगे। यदि लोग क्या कहेंगे में ही सोचा जाए तो लोग कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकते। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ, मैं गजलें गाता हूँ, मैं कव्वाली गाता हूँ, मैं करीब 16 लैंग्वेजेस में गाता हूँ, मैं पंजाबी गाने गाता हूँ, मैं कीर्तन गाता हूँ, मैं नातिया कलाम गाता हूँ, मैं जैनी भजन गाता हूँ, शब्द गाता हूँ, साथ ही साथ कोई ऐसा प्ले आ जाए तो उसमें काम करता हूँ। आजकल एक प्ले पर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप देखेंगे, मैं तानसेन पर काम कर रहा हूँ। वाह, कि कितना अच्छा प्ले होगा कि आई एम प्लेइंग तानसेन। तानसेन की कहानी में बहुत ट्विस्ट है, बड़े अच्छे खूबसूरत लम्हे आते हैं, तो मैं वो भी कर रहा हूँ बहुत जल्दी। फिल्में में आपने सत्य साईं बाबा देखी, उसमें मैंने सत्य साईं बाबा का काम किया, और भी कई जगह इस बीच मैंने काम किया, वो सब फिल्में मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ। तो ये सारे मेरे शौक हैं और मैं डरता नहीं हूँ कि इससे मेरी छवि खराब होगी, क्योंकि छवि तो मेरी गाने से बनी है ना। गाना खराब हो गया तो छवि खराब हो जाएगी। मैं गाने को कभी खराब नहीं होने दूंगा, वैसे ही रियाज करता हूँ, वैसे ही गाता हूँ और महीने के 20 प्रोग्राम करता हूँ। बिल्कुल। आप नैनीताल में आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म नैनीताल हुआ, तो इत्तेफाक की बात थी। मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। अच्छा, हाउ नाइस। यस, तो आपका उसके बाद कभी नैनीताल जाना हुआ? बहुत बार, बहुत। तल्लीताल, मल्लीताल, वो सब तो मजा आ जाता है जाते। कुछ यादें हैं नैनीताल की? क्योंकि आप तो फिर लखनऊ और गुजरात में पढ़ाई आपने तो हम वहाँ कभी रहे नहीं रहे, लेकिन गए बहुत हैं। क्योंकि लखनऊ में 20 साल रहा, तो उस 20 साल में 10 साल तो गए होंगे, नैनीताल चले जाते थे। फिर बम्बई आ गए, उसके बाद भी हम नैनीताल जाते रहे। वहाँ हमारे कुछ दोस्त भी रहते हैं, कुछ लोगों के होटल्स हैं। फिर जो वहाँ बोटिंग का मजा आता है मुझे, और कहीं बोटिंग का मजा नहीं आता। बहुत अच्छा लगा। आपने पहली बार 1978 में एक फिल्म में काम किया था, तब वो आपकी एक्टिंग एक्टिंग की शुरुआत तब हुई थी। वैसे बचपन में भी मैं अपने स्कूल में कुछ प्लेस करता था। अच्छा, मतलब हमेशा से था शौक? हाँ, ये सब शौक रहा है। ऐसा नहीं कि केवल गाना रहा हो, लेकिन गाना मुख्य रहा। और गाने और दूसरी चीजों के कारण मैंने कभी गाने को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। इसीलिए आज भी लोग उसी तरह मेरे प्रोग्राम करते हैं, मुझे सुनते हैं, सारी दुनिया में जाता हूँ कॉन्सर्ट करने। अच्छा, जब ये दिलजीत दोसांझ और सरदारजी 3 वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि मैं ये चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ, आपने कहा था कि जब तक हम कश्मीर को वापस नहीं ले लेते तब तक नहीं हमें काम करना चाहिए उन कलाकारों के साथ। क्या आपको लगता है कि कला को सरहदों में बांटा जा सकता है या बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता, लेकिन अगर कभी कुछ इस तरह के केसेस हो जाएं कि उस देश से टेररिस्ट आ रहे हों जो हमारे यहाँ अत्याचार कर रहे हों, तो क्या वहाँ के कलाकारों का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी सरकार से कहे कि ऐसा मत करिए, क्योंकि हम उस देश में जाके पैसे कमाते हैं। पाकिस्तान के आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, पैसे कमाते हैं, खूब नाम करते हैं, वापस जाते हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो सरकार को कहें अपनी कि भाई वहाँ पर आप ऐसा अत्याचार मत करो? हम इसके विरुद्ध हैं, तो इसलिए हमने वहाँ के आर्टिस्ट के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन सर 2017 में आपने कहा था आप नहीं जाएंगे, फिर आप गए पाकिस्तान, तो लोग बोलते हैं आप अपनी ही बात से मुकर गए। नहीं, हम एक बार गए थे, हिंदुओं ने प्रोग्राम रखा था वहाँ सखर में, हिंदू रहते हैं जो, उन्होंने पूजा पाठ का एक कार्यक्रम रखा था जहाँ पे मैं भजन का कार्यक्रम करने गया था। वो कराची के पास है सखर, जहाँ सिंधी ज्यादा रहते हैं और वो भजन ही गाते हैं, तो मैंने वहाँ 2 घंटा भजन गाया उस दिन जाके। आपका जो भजन है ना, ऐसी लागी लगन, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर दिन हमारे घर में सुबह की शुरुआत, और हमारे जैसे लगभग हर घर में सुबह की शुरुआत उन्हीं भजनों के साथ होती है। तो कैसे बना वो भजन? क्योंकि मैं इसलिए जानना चाहती हूँ, वो हमारे दिल के बहुत करीब है। भजन यूं ही बन गया था कि वो लिखा गया या बस ऐसे ही? उसका बड़ा सुंदर किस्सा है कि 1977 में मैं अमेरिका में न्यू जर्सी में एक अपने दोस्त के यहाँ लंच खा रहा था। खाते खाते उनकी वाइफ ने, हमारे दोस्त की वाइफ ने एक मुझे किताब दी, अनूप जी देखिए इसमें कुछ अच्छे भजन हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड से उसको पढ़ रहा था, एक पेज पे मैं रुक गया, उसमें लिखा था ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मीरा। और खाना खाते खाते उसकी धुन बन गई, और खाना खाने के बाद मैंने वो धुन उन लोगों को सुना दी, ये देखो गाना तैयार हो गया। तो गाना इतना सुंदर बना
कि आज वो घर घर में गाया जाता है। 2 गाने हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि इन्होंने आपकी जो छवि है उनको मजबूत किया, एक तो ऐसी लागी लगन और एक दूसरी प्यार तेरी बाली उम्र को सलाम। लता दीदी और आपने बिल्कुल ये सही। गाना गाया। 16 लक्ष्मीकांत, बरस की हाँ बाली उम्र। यस, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी गीतकार थे और आनंद उसका बख्शी भी साहब किस्सा ऐसे संगीतकार हुआ थे। था। वो कैसे? हाँ। हम लता जी से मिलने गए थे। हम्म। लता जी ने उनसे मुझे कुछ काम था तो उन्होंने मुझे कहा महबूब स्टूडियो आ जाओ, वहाँ मिलेंगे। तो मैं गया, उनसे बात कर ली जो करनी थी। फिर मैं जाने लगा वापस, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे रोक लिया कि वैसे तो तुम आते नहीं हो, अभी आए हो तो बैठो, चाय पी के जाना। तो मैंने बैठ गया। लता जी 1-1.5 घंटे में चली गई। फिर इन्होंने हमको चाय पे बैठाया, चाय हम पी रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुझे कहने लगे कि इस गाने में 2 लाइनें गा देंगे आप? मैंने कहा गा देंगे। मैंने फिर वो 2 लाइन गा दी, वो गाना सुपर हिट हो गया हाँ। और आज तक उसको लोग याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने लता जी के साथ स्टेज शोज भी किए, गाने भी गाए, हाँ। उनके साथ क्रिकेट भी खेला है, देखा है, और स्टूडियो में बैठ के खाना भी खाया है। उनकी उनकी कोई याद या उनका कोई किस्सा जो हमेशा आपके साथ रहा हो आज भी? चुटकुले बहुत सुनाती थी। कोई किस्सा उनको सुनाइए। बहुत शौक था चुटकुले। हम्म। एक उन्होंने मुझे चुटकुला सुनाया था, बहुत बरस पहले, मुझे याद है कि एक मरीज लेटा हुआ हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तो मर गया। तो उस मरीज का जो भाई वहाँ खड़ा था उसने देखा कि उसकी तो सांस चल रही है, तो उसने डॉक्टर को कहा नहीं मरा नहीं है तो ठीक है। तो नर्स ने उस आदमी को एक झापड़ मारा, चुप रहो डॉक्टर तुमसे ज्यादा जानता। तो वो इस तरह के किस्से सुनाया तो करते सुनाया थे। करती थी, बहुत शौक था। यस यस यस। और मेरे से बड़ा अच्छा संबंध था। उनके जाने के 3 महीने पहले तक उनके व्हाट्सएप मुझे आते रहते थे और हमारी तस्वीरें पुरानी भेजा करती थी, कहीं उनको नजर आ जाती थी मेरी उनके साथ में तो मुझे भेजती थी। फिर 3 महीने पहले उनके जब बंद हो गए मैसेजेस तो मैं समझ गया तबीयत खराब हो गई है, तभी वो संपर्क में नहीं है। एंड शी लेफ्ट। यस, अ बिग लॉस। A very big loss. Yes, yes, Great absolutely. musician, great musician. आपने मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ भी एक फिल्म की है, कैसे आपने उन्हें अप्रोच किया फिल्म के लिए और कैसे वो फिल्म हुई? मैं गया था ऊटी, तो मैं उनके साथ एज असिस्टेंट काम कर चुका था, मुझे पर्सनली अच्छा, आप पहले काम कर चुके थे। तो मैं उनके पास गया, बोला आदर्श स्क्रिप्ट सुनाओ। तो मैं बोला कल सुना दूं? बोला अभी क्या हुआ? अभी नहीं, मैं कल सुनाना चाहता हूँ। बोला ठीक है कल सुना दो, आराम करो, आज खाओ पियो। मेरी स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी, मैं सिर्फ बात करने गया था। तो मैंने अपने डिजाइनर को फ़ोन किया और बोला कि भाई तुम एक काम करो, एक टाइगर का फ़ोटो लो और एक मिथुन का फ़ोटो लो, दोनों को मिक्स करो, अब बंगाल टाइगर लिख के ले आओ, भेज दो मुझे, मैं यहाँ प्रिंट करके निकाल दूंगा। मुझे बोला नहीं मैं खुद ही लेके आ जाता हूँ ना। तो वो लेके आ गया। नेक्स्ट डे मिथुन दा मिले, बोला हाँ भाई सुना कहानी। मैंने बोला पोस्टर खोल के दिखा। तो उसने पोस्टर खोल के दिखाया तो अचंभित रह गए, ये क्या है? बोले बंगाल टाइगर, यू आर बंगाल टाइगर। बोले कहानी डन, नहीं सुननी, बनाओ पिक्चर। उतने में हो गया। उतने में काम। वैसे ही जैसे आपने भजन वो गाना सुन के बोला कि अब हो मुझे गया। करनी है, हो गया। बिल्कुल। यस। तो कितना रिस्क रहता है, मतलब जब आप एक ऐसी कहानी कह रहे होते हैं जिसमें एक तरफ तो इमोशन पकड़ना है आपको, दूसरी तरफ आपको एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा से बचते हुए अपनी कहानी कहनी है, तो एक डायरेक्टर के तौर पर ये वो बारीक लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? मैं खुद राइटर हूँ, मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अब मुझे ये जानकारी है कि एक फिल्म के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत है उस फिल्म को हिट करने के लिए, और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसको उसमें पिरो देता हूँ, और आज की जो घटनाएं घट रही हैं वो भी शामिल कर लेता हूँ। इसी तरह मैं कहानी लिखता हूँ। यस। हम तो सर आपके भजन सुनते हैं, आपके प्लेलिस्ट में किसके गाने, किसके भजन आजकल लेटेस्ट कौन सा है जो ऑन रिपीट आप सुन रहे हैं? मैं अपने पिताजी के गाए हुए भजन सुनता हूँ, जो मेरे गुरु भी हैं। उनके गायन में विशेषता ये थी कि वो एक एक शब्द गाते थे। अच्छा। ये नहीं कि पूरा भजन गा रहे हैं, वो एक एक शब्द को निखार के गाते थे। जैसे पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। अब इतना गा के गाना शुरू करते थे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गाने का इफेक्ट देखिए कितना बढ़ जाता है।
कि अगर सीधा गा दें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक एक शब्द को निखारते हुए गाना, ये उनकी विशेषता है और यही मैंने अपनाई है। शायद यही कारण है कि मेरा गाना लोगों को पसंद आता है। अभी भी रियाज करते हैं डेली? रोज कितने घंटे? 2-2.5 घंटे, लेकिन उसके साथ साथ 1 घंटा योगा भी करता हूँ। अच्छा, वो सांस? क्योंकि हाँ, सांस, क्योंकि अगर शरीर बीमार है तो गाएंगे कैसे? कमजोरी आ जाएगी। तो शरीर को भी शक्तिशाली रखना है, उसके लिए योगा, प्राणायाम, जल नीति, ये सब बिल्कुल रियाज के बराबर ही करते हैं। आपको ना लोग जूनियर किशोर कुमार भी कहते थे, तो ये एक तरीके से है तो कॉम्प्लीमेंट ही, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए उस शैडो से बाहर निकलना अपने आप में एक बड़ा काम रहा होगा, क्योंकि तब आप उतने स्टैब्लिश नहीं हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे जब वो लेगेसी बनी तब की अलग बात है। तो वो कितना मुश्किल था उस आइस को ब्रेक करना और उस छवि से बाहर निकलना? वो लखनऊ डेज तक ही था। अच्छा। कॉलेज में वो एक इमेज बन गई, लेकिन जब मैं बॉम्बे आया अपना करियर बनाने 1973 में, उस वक्त मैं 20 साल का था, तब लोगों को इस बात का पता ही नहीं था कि मैं किशोर कुमार के गाने गाता हूँ। क्योंकि मैं तो लखनऊ में जो कर लिया अपने स्कूल कॉलेज के डेज में, यहाँ आ गए, अब यहाँ करियर बनाना, यहाँ कोई जानता ही नहीं। तो मैंने कोरस में गाना शुरू किया, ऑल इंडिया रेडियो में जॉब की, कोरस में गाए, धीरे धीरे लोगों ने जाना। एक फिल्म में गाने को मिल गया, शिरडी के साईं बाबा, वो अच्छा लगा लोगों को। फिर वो 16 बरस की, वो लोगों को अच्छा लगा। कुछ हमारे कॉन्सर्ट्स के एल्बम आ गए, वो लोगों को अच्छे लगे, इस तरह नाम हुआ। लेकिन बम्बई आकर उस छवि ने हमको कुछ तंग नहीं किया। अच्छा, रोनू मजूमदार जी आए थे जब, तो उन्होंने बताया था कि किशोरदा के साथ ऐसा है कि वो अभी एक अलग जोन में होंगे, जैसे रिकॉर्डिंग ऑन होती है ऐसे स्वैप होकर के वो अलग जोन में हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि भाई अभी हम जिस इंसान के साथ इतनी हंसी ठिठोली कर रहे थे वो इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। आपके साथ कोई ऐसा अनुभव, कोई किस्सा? कमाल के किस्से होते हैं कि वो इतने हंसी मजाक कर रहे होते हैं, सबसे बातें कर रहे होते हैं, और माइक में जाते हैं तो लगता है कि इससे ज्यादा सीरियस आर्टिस्ट तो कोई होगा ही नहीं। एक बार में गाने को गा देते हैं। मतलब जो एक बार मन्ना डे के साथ उनका गाना रिकॉर्ड हो रहा था, एक चतुर नार, तो मन्ना डे जी ने सोचा किशोर क्या गाएगा हमारे सामने, हम तो क्लासिकल सिंगर हैं। लेकिन जब किशोर कुमार शुरू हुए तो मन्ना डे जी की हालत खराब हो गई कि यार ये तो लाइमलाइट तो पूरी ले गया, छा गया, क्योंकि ये उनमें देन थी, भगवान की कृपा थी, और जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। आप ये भी कहते थे कि आपको बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिल गई, ख्याति मिल गई, जो आप नहीं चाहते थे ऐसा। हाँ, मुझे क्यों? 5-6 साल पहले मिल गई मुझे, और मैं सीख रहा था उन दिनों संगीत। मैं शास्त्रीय रागों पे अध्ययन कर रहा था, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था, तो वो मेरा छूट गया। जितना सीख पाया अपने पिताजी से। फिर अचानक घर घर नाम हो गया, ये एल्बम आ गया, ऐसी लागी लगन, और फिर समय नहीं मिला कि पिताजी के साथ बैठ के हम अभ्यास करें, गाएं। सारी दुनिया घूमना शुरू हो गया, हर जगह कॉन्सर्ट हो रहा है। तो मैं पिताजी को कहता था अभी कल मैं वापस आ रहा हूँ, फिर आपके पास बैठता हूँ, कल पता लगा फिर कहीं पहुँच गए। तो ये सब ने मुझे वो 5 साल मेरे, मैं समझता हूँ, खो दिए मैंने। मैं और सीखना चाहता था, मैं और अच्छा गाता अगर मैं और सीख लेता था। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सच बता रहा हूँ। हमेशा एक चीज मैंने देखी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि अगर उन्हें ख्याति मिल जाती है, प्रसिद्धि मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक दंभ के साथ आती है। लेकिन ऐसे आपको बहुत कम उम्र में प्रसिद्धि मिली और आपकी जब एल्बम इतना पॉपुलर हुई, तो खुद को कैसे आपने जमीन से जोड़े रखा? वो क्या चीज थी, आपके पिता की सीख या आपके अंदर वो क्या चीज थी जिसने आपको जमीन से जुड़ा कलाकार बनाए रखा? मैं जब कोई कार्यक्रम करके आता था, खूब प्रोग्राम जमा, खूब वाह हुई, तो घर आके मैं अपने पिताजी की एक कैसेट लगा लेता था, तो मेरा वो पारा ठंडा हो जाता था कि गाना बजाना तो ये है, मैं क्या करके आया, ये लोग जो वाह कर रहे हैं ईश्वर की कृपा के कारण हो रहा है, ये योग्यता नहीं है, योग्यता ये है, ये सुनो, तो ठंडा हो जाता था। ये मैं हर बार करता था, तो मैं जुड़ा रहा। प्रसिद्धि का मेरे ऊपर कोई असर नहीं आया। और वैसे मैं समझता हूँ कि प्रसिद्धि ये सब हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब उसके हाथ है। हम लोग इसमें
कुछ नहीं कर सकते। हर आदमी दुकान खोलता है पैसे कमाने के लिए, किसी की चलती है किसी की नहीं चलती। तो हर व्यक्ति अच्छे के लिए करता है, लेकिन किसी का अच्छा होता है किसी का नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि जरा सा भी इसका घमंड लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट लगता है ईश्वर को खत्म करने में। 1 मिनट में वो चिप निकाल लेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं कभी भी अपने प्रसिद्धि से और पॉपुलैरिटी से प्रभावित नहीं। आजकल के गीतों को लेकर ना एक शिकायत रहती है लोगों की कि उनमें वो सोल मिसिंग है। बहुत सारे गानों को लेकर के ये शिकायत रहती है कि रील के लिए गाना बना देते हैं, एक लाइन या एक मुखड़ा ऐसा होगा जो रील पे वायरल हो जाएगा, उसके बाद उस ओरिजिनल गाने को सुनने जाओ तो उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। क्या आपको लग रहा है कि ये गानों की आत्मा को खत्म करता जा रहा है समय के साथ? आज के दौर में जिस तरीके के गाने बन रहे हैं, आपका उन पर क्या कहना है, स्पेशली जो रिमिक्स बनाए जा रहे हैं? देखिए, एक हमारे शास्त्रों में कहा है, शब्द प्रथम नाद द्वितीय, कविता पहले है। कविता अगर अच्छी नहीं है तो वो गाना कभी हिट नहीं हो सकता, वो कभी भी वर्षों तक लोगों के हृदय में नहीं बसेगा। अगर हम याद करते हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, कितना अच्छा लगता, कविता है अच्छी। क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने फूल बरसते हुए देखे होंगे, किसी का नाम लेते हुए देखा होगा कि फूल बरस रहे हैं, सच में अपने मन के अंदर वो आनंद आ रहा है। अब कोई देख ही नहीं पाता। अब तो हर आदमी जो है वो डिजिटल माध्यम से ही सारी चीज़ें लिख रहा है, सब कर रहा है। अब ना वो गहराई है लिखने में। कुछ 1-2 कवि ज़रूर ऐसे हैं जिनमें अभी भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो बात समाप्त हो गई। फिल्में देखते हैं आप? हाँ, फिल्में देखता हूँ। कौन सी देखी थी अभी लास्ट? मैंने धुरंधर पार्ट 1 2 बार देखी। 2 बार? और धुरंधर पार्ट 2 भी 2 बार देखी। अच्छा। क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी, और उसमें शायद एक बार में आप सब कुछ समझ नहीं सकते उस फिल्म में, इतना ज़्यादा मटीरियल है। 2 बार में लगता है कि अब इस फिल्म में एक-एक चीज़ समझ में आई, एक-एक चीज़ हम देख सके। उसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है, उस फिल्म के अंदर एक फिल्म चल रही है जो संगीत की चल रही है। कि कौन सा गाना कहाँ लग रहा है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो मज़ा आ जाता है। अब वो चुम्मा दे दे क्या सही है कि वो कार ने आके चुम्मा लिया उठा के। हर चीज़ को ऐसा सोच के कहा गया है। जो गाने चल रहे हैं वो भी एक फिल्म है। थैंक यू सो मच सर इस कॉन्वर्जेशन के लिए, और उम्मीद है किसी दिन हम बैठ के लंबी बातचीत करेंगे। अभी क्योंकि समय की कमी है तो हमें इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करना होगा। आपके प्रमोशनल इंटरव्यूज चल रहे हैं लगातार। उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छा परफॉर्म करे। 21 अगस्त को थिएटर्स में आ रही है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, या जब अगली बार सर वापस इंटरव्यू के लिए आए तो आप कौन सी सवाल पूछना चाहते हैं वो भी लिस्ट आप कॉमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।